हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करते हैं मुगल काल की। मुगल काल में देखिए, पहला जो शासक है उसका नाम है बाबर। क्या नाम है उसका? बाबर है उसका नाम। तो हम बाबर के जीवन को देखेंगे तो ये कहते हैं कि हम बाबर के जीवन को 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों के अंदर। बाबर का प्रारंभिक जीवन, काबुल विजय, (1504) और भारत आगमन। ये देखो भी, हमने बाबर को कितने भागों में बांट लिया है? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से में? प्रारंभिक जीवन उसका, काबुल विजय उसकी, और भारत में आगमन। तो अब हम इसको देखते हैं प्रारंभिक जीवन से भी। ये कहते हैं कि बाबर का जन्म, बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को। ये कहते हैं कि बाबर का क्या हुआ था? जन्म। जन्म के बाद हम बात करते हैं बाबर के स्थान की। विस्थान कौन सा था वो? तो अब हम देखेंगे कि उसका स्थान था फरगना। क्या था? फरगना। फरगना के अंदर एक जगह का नाम और भी आता है, अंदीजन। यहां बाबर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब हम बात करते हैं बाबर के पिता की। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। यह कहा जाता है कि वह मिर्जा इनकी उपाधि थी। क्या थी? मिर्जा इनकी उपाधि मानी जाती है। और यह कहा जाता है कि यह अपने पिता की ओर से 5वां वंशज था। कौन सा वंशज था? 5वां वंशज माना जाता है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी माता का नाम था कुतलू निगार खानम। क्या नाम था? कुतलू निगार खानम कहा जाता है इसकी मां का नाम जो था वो। ये कहते हैं कि यह अपने मां की ओर से 14वां वंशज था। कौन सा वंशज था? 14वां। मित्रों ध्यान रहे कि अपने पिता की ओर से भी इसका वंशज का क्रम पूछ लिया गया है और इसका अपनी माता की ओर से भी क्रम एक बार पूछा गया था, क्योंकि इसका जो पिता था ना वो तैमूर वंश का था, इसलिए यह तैमूर की ओर से तो 5वां वंशज माना गया। इसकी जो माता थी ना वो थी चंगेज खान की वंशज, इसलिए कहते हैं कि यह अपने मां की ओर से 14वां वंशज माना जाता है इसे। फिर हम बात करते हैं इसकी उपाधि की। यह कहते हैं कि इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे बादशाह भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके आत्मकथा की। यह कहा जाता है कि इसकी आत्मकथा का नाम था बाबरनामा। इसकी जो मूल भाषा थी वो थी तुर्की, इसीलिए इसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। अब यह बात आती है कि इस तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद, यह कहते हैं कि इसका फारसी अनुवाद, पहला जो अनुवाद है वो किया था पायंद खान ने। किसने किया था? पायंद खान ने। फिर बाद में कहा जाता है कि 1590 में, 1590 का मतलब अकबर के समय की बात है। किसके समय की बात है? अकबर के समय की। तो ये कहते हैं कि अकबर के समय में इसका अनुवाद जो है वो किसने किया था? अब्बुल फजल ने किया था। किसने किया था? अब्बुल फजल ने किया था। इसके बाद देखिए कि तुजुक ए जहांगीरी का अंग्रेजी अनुवाद, आज तक जो एग्जाम में इसका जो अंग्रेजी अनुवाद पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि बाबरनामा क्या मूल भाषा के अंदर कौन सी है? तुर्की। तो तुर्की के अंदर लिखा गया ग्रंथ बाबरनामा का इंग्लिश अनुवाद किसने किया था? तो मिसेज बेवरीज ने किया था। किसने किया था? मिसेज बेवरीज के द्वारा किया गया था इसका जो अनुवाद था भी वो। अब देखते हैं हम इसके आगे की कहानी में और क्या क्या आता है बीच में। अब यह कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन के बाद में कि 1494 के अंदर इसके पिता की क्या हो गई? मौत हो गई। क्या हो गई? इसके पिता की मौत हो गई। जब इसके पिता की मौत हो गई तो यह कहा जाता है कि 8 जून 1494 को बाबर कहां का शासक बना? फरगना का शासक बना। फरगना का शासक कब बना? ये 8 जून 1494 को। अब जैसे ही यह फरगना का शासक बना तो शासक बनते ही यह कहा जाता है कि फरगना के
साइड में एक रियासत थी जिसका नाम था समरकंद। तो इस समरकंद का शासक था बाबर का ही चाचा था जिसका नाम था अहमद खां मिर्जा। क्या नाम था? अहमद खां मिर्जा। इस अहमद खां मिर्जा ने क्या किया? इस फरगना पर आक्रमण किया। तो ये कहते हैं कि बाबर और बाबर की जनता ने दोनों ने मिलकर इस अहमद खां का सामना किया और इसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अब पराजित करने के बाद में फरगना की जागीर किसके पास रह गई? बाबर के पास रह गई। अब बाबर को यह अनुभव हो गया कि अगर मुझे फरगना स्थायी करना है या अपनी रियासत को स्थायी करना है तो मुझे समरकंद को भी क्या करना पड़ेगा? जीतना पड़ेगा। इसलिए यह कहा जाता है कि बाबर के द्वारा समरकंद को जीतने का पहला प्रयास कब किया था इसने? 1496 के अंदर। लेकिन यह कहा जाता है कि 1496 का जो इसका प्रयास है वो असफल रहा था। क्या रहा था इसका? असफल रहा। जब 1496 में बाबर असफल हो गया तो यह कहते हैं कि बाबर ने पुनः इस समरकंद के लिए आक्रमण कब किया? 1497 के अंदर। 1497 में बाबर ने समरकंद को क्या कर लिया? जीत लिया। किसको जीत लिया? समरकंद को। अब जैसे ही उसने समरकंद जीता तो समरकंद जीतने के साथ ही ये कहते हैं कि बाबर की ये जीत मात्र 100 दिन रही थी। कितने दिन रही थी? 100 दिन। 100 दिन इसलिए रही कि पीछे से जो इसकी पैतृक जागीर थी, कौन सी? फरगना। तो फरगना में क्या हो गया? विद्रोह हो गया। यह विद्रोह किसने किया? फरगना की जनता ने। फरगना की जनता के द्वारा बाबर का चचेरा भाई था जिसका नाम था जहांगीर मिर्जा। क्या नाम था? जहांगीर मिर्जा। तो फरगना का शासक किसे बना दिया गया? जहांगीर मिर्जा को बना दिया गया था। जब जहांगीर मिर्जा को फरगना का शासक बना दिया गया तो इस बात का पता किसको चला? बाबर को चला। तो बाबर उस समय समरकंद में था। तो बाबर जैसे ही समरकंद को छोड़कर फरगना के विद्रोह को दबाने के लिए चला तो या ये कहते हैं कि मिडिल तक ही पहुंचा था। जब रास्ते के मध्यम में पहुंचा तो उसके पास यह संदेश पहुंच गया कि फरगना का तो शासक घोषित कर दिया गया है। किसे? जहांगीर मिर्जा को। तो और पीछे से ये कहते हैं कि इस समरकंद के ऊपर उज्बेकों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किन्होंने अधिकार कर लिया? उज्बेकों ने। तो ये कहते हैं कि अब बाबर के हाथ से समरकंद भी निकल गया और फरगना भी निकल गया। जब दोनों ही क्षेत्र निकल गए तो उस समय बाबर ने अपना निर्वासित जीवन, कौन सा? निर्वासित जीवन कहां गुजारा था? खोजंद की पहाड़ियों में। किस पहाड़ी में गुजारा था? खोजंद की पहाड़ियों में। और ये रोने लग गया था यहां पर आकर अल्लाह के सामने कि भी ये मेरे साथ उन्हें क्या किया? भी मेरे हाथ से समरकंद भी छीन लिया और फरगना भी छीन लिया। जबकि बाबर एक बात ये भी कहता है कि मनुष्य के रहने के लायक अगर कोई जगह है इस संसार में तो वो समरकंद ही है। समरकंद से अच्छा स्थान और कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनके पैतृक तैमूरियों की 140 साल पहले से ही क्या रही हुई है? राजधानी रही हुई थी। इसलिए फिर ये कहते हैं कि बाबर ने खोजंद की पहाड़ियों से अपना निर्वासित जीवन आगे चलते हुए ये कहते हैं कि 1499 में इसने फरगना को पुनः जीता। फरगना को जीतने के बाद में ये कहते हैं कि 1501 में ये कहां का शासक बन गया था? समरकंद का। जब ये समरकंद का शासक बना तो ये कहा जाता है कि समरकंद को इसने सेकंड टाइम जब जीता तो ये सिर्फ 8 महीने के लिए जीता था। इसने कितने टाइम के लिए जीता था? 8 महीने के लिए। ये कहते हैं कि समरकंद को सेकंड टाइम जब बाबर ने विजय किया तो सिर्फ 8 माह के लिए किया था। कितने समय के लिए किया था? 8 माह के लिए किया था, क्योंकि इसके बाद 1502 ईस्वी में एक युद्ध आता है, सराय ए पुल। कौन सा युद्ध आता है? सराय ए पुल का युद्ध आता है। तो ये कहते हैं कि यह युद्ध सेबानी खां और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की क्या हो गई थी? हार हो गई। तो बाबर की जैसे ही इस युद्ध में हार हुई और सेबानी खां ने जीत के साथ ही ये कहते हैं कि बाबर की बहन के साथ भी शादी कर ली थी। इसके बाद बात आती है कि दोस्तों इसका फिर निर्वासित जीवन शुरू हो गया। क्या हो गया? निर्वासित जीवन। निर्वासित जीवन इसका स्टार्ट हुआ
1502 से लेकर 1504 तक का। ये कहते हैं कि इन 3 सालों के अंदर ये भटकता रहा, तो 1504 में इसे एक बुढ़िया मिली। इस बुढ़िया ने इसको काबुल के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? काबुल के बारे में। तो ये कहते हैं कि इसने अपने प्रारंभिक जीवन को पूरा करने के बाद इसका ध्यान किसकी ओर जाएगा? अब काबुल की ओर जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके काबुल की भी, काबुल में क्या क्या है। अब देखो 1502 से लेकर 1504 का काल हमने क्या माना है? इसको बाबर का निर्वासित जीवन माना था, क्योंकि इसके हाथ से फरगना भी निकल गया और समरकंद भी निकल गया। जब दोनों ही क्षेत्र इसके हाथ से निकल गए, इसको इस बात का पता भी चल चुका था कि अब मुझे समरकंद में ज्यादा टाइम नहीं रुक सकता, क्योंकि वहां पर जो शक्तिशाली जो एक सेना थी या शक्तिशाली जो एक साम्राज्य की जो नींव थी वो किनकी थी? उज्बेकों की थी। उस समय उज्बेक सबसे शक्तिशाली थे, इसीलिए बाबर ने उन दोनों क्षेत्र को छोड़कर काबुल की ओर ध्यान दिया। तो अब देखो इसकी काबुल विजय। ये कहते हैं कि काबुल पर इस समय तैमूरियों का ही शासन था। इसका एक चाचा था, उस चाचा का पुत्र था अब्दुल रज्जाक। इस अब्दुल रज्जाक का एक सेनापति था। किसका? अब्दुल रज्जाक का, जिसका नाम था मुकीन बेग। क्या नाम था? मुकीन बेग। तो ये कहते हैं कि बाबर ने इस मुकीन बेग को क्या किया था? हराया था, और हराकर इसने 1504 के अंदर ये कहते हैं कि काबुल जीत लिया। काबुल जीत कब हुई बाबर की? 1504 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1504 में। अब जैसे ही काबुल को इसने जीता, तो काबुल को जीतने के साथ ही ये कहते हैं कि बाबर ने 1507 में उपाधि ग्रहण की। कौन सी? पादशाह या बादशाह की। कौन सी उपाधि ग्रहण की इसने? पादशाह या बादशाह भी कहते थे, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये दोनों ही चीजें पूछ ली गई है एग्जाम के अंदर। एक बार तो ये पूछा गया था कि बाबर ने काबुल विजय कब किया, तो 1504 में किया था। दूसरा प्रश्न इसका ये आया था कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब ग्रहण की, तो 1507 में ग्रहण की थी। इसके बाद बाबर ने क्या किया? समरकंद की ओर ध्यान दिया। किसकी ओर ध्यान दिया? समरकंद। इस समरकंद को जीतने के लिए बाबर ने संधि की। किसके साथ? ईरान का एक शासक था शाह सफवी, इसके साथ संधि की। इसको यह कहा कि भी तू मेरा अगर सहयोग करेगा तो कंधार मैं तेरे को दे दूंगा। तो यह कहते हैं कि इस शाह सफवी से ही बाबर ने तुलगमा पद्धति सीखी। कौन सी पद्धति सीखी? तुलगमा। इन्हीं से इन्होंने किसको सीखा? उस्मानी विधि को। और तीसरी विधि थी बंदूक। थोड़ा ध्यान रहे कि ईरानियों से कौन सी है इसकी? उस्मानी विधि और बंदूक विधि। ये दोनों किसकी जाएगी? शाह सफवी के समय में जाएगी। और जो तुलगमा है ना, वो किसके साथ जाएगी? उज्बेकों के साथ जाएगी। किसके साथ जाएगी? उज्बेक। तो इन तीनों का अर्थ देखो क्या होता है। यह कहा जाता है, तुलगमा विधि क्या होती है? सेना का दायां और बायां भाग जो युद्ध होने के बाद दुश्मन की सेना पर पीछे से आकर जो वार करता है ना, वो विधि कौन सी होती है? तुलगमा विधि, जो बाबर ने किससे सीखी थी? उज्बेकों से सीखी थी। उस्मानी विधि, उस्मानी विधि क्या होती है? दो तोपों या दो रथों के बीच में समानांतर दूरी रखकर तोप चलाने की जो विधि होती है ना, वो विधि क्या कहलाती है? उस्मानी विधि कहलाती है। यह विधि भी इसने किससे सीखी थी? ईरानियों के शाह सफवी का शासक थे उनसे। और बंदूकों की विधि भी इसने किससे सीखी थी? ईरान के शासकों से सीखी हुई थी। और यह घुड़सवार स्वयं ही था, क्योंकि ये तुर्क था। इसलिए कहते हैं कि बाबर ने 1511-12 के अंदर पुनः एक बार किसको जीत लिया? समरकंद को जीत लिया। लेकिन इस बार फिर समरकंद को पुनः किसने जीत लिया? उज्बेकों ने। तो इस बार जब समरकंद में बाबर की हार हुई,
तो इस हार के साथ ही बाबर ने समरकंद को जीतने का ख्याल हमेशा के लिए क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। इसके बाद बाबर का ध्यान किसकी ओर जाएगा, भारत की ओर जाएगा। किसकी ओर जाएगा, भारत की ओर। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि बाबर की आत्मकथा क्या है, बाबर की आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा कौन सी थी, बाबरनामा। ये हाँ जी, हम देखेंगे कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा के अंदर भारत के 7 राज्यों का क्या किया है, उल्लेख किया है। कितने राज्यों का उल्लेख किया है, 7 राज्यों का उल्लेख किया है। और यह भी बताया था कि मैंने भारत पर कितने आक्रमण किए हैं, 5 आक्रमण किए थे उसने। टोटल कितने आक्रमण किए थे, 5। और कितने राज्यों का उल्लेख किया है, 7। ये समझ लेना, इसके अंदर ना इसमें 2 पार्टीशन होते हैं। 5 राज्य तो कौन से हैं, मुस्लिम, और 2 राज्य कौन से हैं, हिंदू। इस भारत में बाबर का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। और बाबर भारत के अंदर मुगल सत्ता की क्या करेगा, स्थापना करेगा, इब्राहिम लोदी को हराते हुए।